नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कहानी के इस ताज़ा तरीन एपिसोड में। दोस्तों, आज की कहानी एक बहुत ही पेचीदा केस की कहानी है जिसे सुलझाने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़े। 100 का 2-2 बार डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा, फिर भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। अंत में पुलिस ने हार थक कर जब तीसरी बार उस 100 का डीएनए टेस्ट करवाया, तब जाकर वो मामला खुला, वो भी हत्या के 17 महीने बाद। और जब ये राज खुला तो लोग सन्न रह गए, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, आज की इस कहानी से आप लोगों को सीखने को कुछ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। इससे जानकारी भी बहुत मिलने वाली है, क्योंकि इस कहानी में मिस्ट्री भरी पड़ी है। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में एक जहीन दिमाग वाले पुलिस ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल है, जिसने अमेरिकन पुलिस की टेक्निक से और काफ़ी सारी क्राइम की किताबों को पढ़ने पर उससे जो मदद मिली, उसी टेक्निक से इस केस को सुलझाया। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 28 मार्च 2023 से। दरअसल 28 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के दामोह जिले के पिपरिया गांव के रहने वाले लक्ष्मण पटेल का बेटा जयराज पटेल, जो कि 10वीं क्लास में पढ़ता था, वो खेलने के लिए घर से निकला, लेकिन शाम हो गई और लेकिन वो घर लौटकर नहीं आया। अब घर वाले उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आस पड़ोस में ढूंढते हैं, फिर रिश्तेदारों को फ़ोन करके पता करते हैं, लेकिन जयराज का कुछ अता पता नहीं चलता। इस तरीके से 28 तारीख की पूरी रात निकल जाती है, लेकिन जयराज का कुछ पता नहीं चलता। तो हार थक कर जयराज के माता पिता 29 मार्च को दामोह जिले के ही पथरिया थाने में पहुंचते हैं और जयराज के अपहरण का केस दर्ज करवाते हैं। जयराज के पिता को शक था कि उनके बेटे का अपहरण हुआ है या अपहरण हो सकता है कि किसी ने पैसे के लिए उनके बेटे का अपहरण कर लिया हो, इसलिए वो फिरौती की कॉल का इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन ये इंतज़ार जो था वो दिन प्रतिदिन लंबा ही होता जा रहा था और फिरौती की जो कॉल थी वो उनके पास नहीं आई। इधर जब बेटे का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, तो जयराज के पिता ने यानी कि लक्ष्मण ने बेटे को ढूंढ कर लाने वाले शख्स को 5 लाख रुपए तक का इनाम देने की घोषणा कर दी, क्योंकि यह गायब बच्चा जो हुआ था, ये अपने घर का इकलौता चिराग था। माँ बाप का बहुत ही प्यारा और बहुत ही दुलारा बेटा था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जयराज का कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो गया कहाँ। इस घटना को लगभग 45 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद भी जयराज का कुछ अता पता नहीं चलता। फिर एक दिन यानी कि 14 मई को जयराज के पिता के फ़ोन पर घंटी बजती है। जब वो फ़ोन उठाते हैं तो पता चलता है कि पुलिस को पास के एक खेत से एक नरकंकाल मिला है। ये सुनते ही पिपरिया गांव के रहने वाले लक्ष्मण पटेल और उनकी पत्नी यशोदा जिस हाल में रहती हैं, उसी हाल में भागकर उस खेत पहुंचती हैं जहां नरकंकाल मिला था। वो नरकंकाल चूँकि काफ़ी ज़्यादा दिन का हो गया था, पुराना हो गया था, जिसकी वजह से जो बॉडी थी वो सड़ गई थी और शरीर पर सिर्फ कंकाल ही बचा था। इस बॉडी को देखकर 100 की शिनाख्त कर पाना तो संभव नहीं था, लेकिन लक्ष्मण और उनकी पत्नी ने उस कंकाल के पास से मिले हुए कुछ कपड़े थे, बेल्ट और कुछ अन्य सामान थे, उसको देखा और उसी के आधार पर कंकाल की शिनाख्त की और कहा कि ये जो शव है किसी और का नहीं, बल्कि उनके अपने ही बेटे जयराज का है। उन्होंने बताया कि इस कंकाल के पास से जो कपड़े मिले हैं वो मेरे बेटे जयराज के ही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस कपड़े को जयराज को दिलाया था और जिस दिन उनका बेटा गायब हुआ, उस दिन भी जयराज ने वही कपड़े पहने थे जो लाश के पास से बरामद हुए हैं। अब इधर माता पिता ने तो कपड़ों के आधार पर अपने बेटे की शिनाख्त तो कर ली थी, लेकिन पुलिस को तो पुख्ता सबूत चाहिए थे। इसलिए पुलिस ने उस नरकंकाल को अपने कब्जे में ले लिया और 100 की पहचान करने के लिए उस कंकाल के सैंपल को और लक्ष्मण के
लक्ष्मण यानी कि पिता जो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण और माँ यशोदा के ब्लड और हड्डियों के सैंपल को लेकर डीएनए की जांच करने के लिए सागर की फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने नर कंकाल को सील करके अपनी कस्टडी में रख लिया। कुछ दिनों बाद जब सागर के एफएसएल से रिपोर्ट आई कि कंकाल का लक्ष्मण पटेल और यशोदा के डीएनए से मैच ही नहीं हो पा रहा है, तो लोग परेशान हो गए। सागर से रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने एक बार फिर परिवार के सैंपल लिए और उसे चंडीगढ़ एफएसएल लैब भिजवाया, क्योंकि कहा जाता है कि तकनीकी के मामले में चंडीगढ़ एफएसएल लैब की गिनती देश के सबसे अच्छी लैब के रूप में होती है। मगर चंडीगढ़ की लैब से भी कुछ दिनों बाद जो रिपोर्ट मिली, उसने परिवार के साथ पुलिस को भी निराश कर दिया। इस रिपोर्ट में भी जो डीएनए का सैंपल था वो उस कंकाल के सैंपल से मैच नहीं हुआ। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि जो कंकाल मिला है वो जयराज का है या किसी और का है। उधर परिवार वाले अंतिम संस्कार के लिए पुलिस से कंकाल की मांग करने लगे, लेकिन पुलिस उन्हें मना कर दे रही थी और कह रही थी कि जब तक कंकाल की शिनाख्त नहीं हो जाती तब तक हम ये कंकाल आपको नहीं दे सकते। जबकि लक्ष्मण और यशोदा दावा कर रहे थे कि ये जो कंकाल है वो किसी और का नहीं, उनके अपने बेटे जयराज का ही है। इसी आधार पर उन्होंने पुलिस से कंकाल सौंपने की गुहार लगाई ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सकें। पुलिस ने नियम और कानूनों का हवाला देकर कंकाल परिजनों को सौंपने से इनकार कर दिया। परिजनों का ये लंबा इंतजार बढ़ता ही जा रहा था और इस तरीके से इंतजार करते करते लगभग 1 साल गुजर गए। इधर पुलिस भी शांत नहीं बैठी थी। इस कंकाल की शिनाख्त करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रही थी। इसी बीच पुलिस को जयराज के माता पिता यानी कि लक्ष्मण से और यशोदा से एक और बात पता चली, जिसने पुलिस के जांच करने की दिशा को ही बदल दिया। दरअसल लक्ष्मण पटेल ने पुलिस को बताया कि यशोदा से उनकी शादी 2004 में हुई थी। शादी के 4 साल बाद तक उनको कोई संतान नहीं हुई, तो दोनों इंदौर की एक IVF सेंटर गए और साल 2009 में टेस्ट ट्यूब टेक्निक से जयराज का जन्म हुआ। अब पुलिस जो है वो इंदौर के इस IVF सेंटर का पता लगाना शुरू करती है और बहुत जल्द ही पुलिस इस IVF सेंटर तक भी पहुंच जाती है। पुलिस ने इस IVF सेंटर से जयराज के स्पर्म डोनर की बात की ताकि स्पर्म डोनर के से जो है उसका DNA मैच करवाया जाए, लेकिन सेंटर ने नियमों का हवाला देते हुए स्पर्म डोनर की जानकारी नहीं दी। पुलिस सेंटर से लगातार पत्र व्यवहार फिर भी करती रही, लेकिन धीरे धीरे यह बात दामोह के तत्कालीन एडिशनल SP संदीप मिश्रा के सामने पहुंचती है, तो वो इस केस को चैलेंज के रूप में लेते हैं और सॉल्व करने की ठान लेते हैं। इसके लिए वो FSL से जुड़ी हुई किताबें पढ़नी शुरू कर देते हैं। इस दौरान उन्हें अमेरिका में IVF टेक्निक से पैदा हुए बच्चों की चोरी का एक केस पढ़ने को मिलता है। अमेरिका की पुलिस ने इन बच्चों की शिनाख्त के लिए DNA टेस्ट करवाया था। इसके लिए जिन पेरेंट्स ने बच्चों पर अपना दावा किया था उनके घर से बच्चों की वस्तुएं मंगाई गई थी और उन वस्तुओं पर लार या पसीने के सैंपल की बच्चे के DNA से जांच की गई थी। जिन बच्चों का DNA मैच हुआ था उन्हें उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया था। इस किताब को पढ़ने के बाद SP साहब ने इस किताब के पन्ने की फ़ोटो कॉपी करवाई और पथरिया के थाने के जो TI थे उस समय के उनको भेज दिया। साथ में ये निर्देश भी दिया कि जयराज के खिलौने और उनके कपड़ों का DNA टेस्ट करवाकर उस कंकाल के DNA से मिलान करवाएं। लेकिन ये मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है, क्योंकि SP साहब जो थे उनका ट्रांसफ़र हो जाता है, साथ ही उस थाने के TI का भी ट्रांसफ़र हो जाता है। इधर पुलिस के द्वारा कंकाल ना दिए जाने पर लक्ष्मण पटेल हाई कोर्ट में एक याचिका लगाते हैं और कंकाल को सौंपने की मांग करते हैं। कोर्ट ने पुलिस को कंकाल सौंपने का आदेश दे दिया और फिर ये जो आदेश था वो दामोह के SP के पास पहुंचा। उस समय जो SP थे वहाँ के वो श्रुतकीर्ति सोमवंशी थे।
जब ये मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने वहाँ के तत्कालीन टीआई जो कि लक्ष्मण को आदेश दिया कि लक्ष्मण पटेल को सबसे पहले कंकाल सौंप दिया जाए। इसके बाद उस समय के टीआई जो थे वो कंकाल लेकर गांव पहुँचते हैं और लक्ष्मण पटेल को जयराज का या उस कंकाल को सौंप देते हैं। तब कहीं जाकर 13 महीने बाद 12 मई 2024 को लक्ष्मण पटेल अपने बेटे का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद कातिल की गिरफ्तारी के लिए लक्ष्मण पटेल डॉक्टर जो सीएम थे मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव उनसे मुलाकात करते हैं। दरअसल जिस दिन जयराज का कंकाल मिला था उसी दिन लक्ष्मण ने हत्या के लिए जिम्मेदार आरोपियों के नाम भी बताए थे, लेकिन पुलिस के पास उन आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। साथ ही ये भी था कि जो कंकाल है मिला है वो जयराज का ही है या किसी और का है, ये भी वैज्ञानिक तौर पर साबित नहीं हुआ था। आखिरकार सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद एक बार फिर पुलिस जो है उस मामले की जांच शुरू करती है। एसएसपी संदीप मिश्रा ने जिस किताब के पन्ने के साथ तत्कालीन टीआई को पत्र लिखा था उसी आधार पर नए सिरे से डीएनए की जांच करने का फैसला लिया जाता है। पुलिस ने लक्ष्मण पटेल के घर से जयराज के बचपन के खिलौने, कपड़े, ग्लव्स, टोपी, सीटी यानी कि स्कूल का आई कार्ड यानी कि जो सामान था उससे संबंधित तो वो मंगवा लेती है और सभी वस्तुओं को चंडीगढ़ की एफएसएल लैब भेज देती है डीएनए की टेस्ट के लिए, मैचिंग के लिए। पुलिस को उम्मीद थी कि इन वस्तुओं में जयराज के शरीर के बाल, नाखून या पसीने वगैरह के सैंपल तो मिल ही जाएंगे और ऐसा हुआ भी। इस बार इन खिलौनों, कपड़ों से उस कंकाल का जो डीएनए था वो मैच कर जाता है और इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि यह कंकाल किसी और का नहीं बल्कि जयराज का ही है। कंकाल की शिनाख्त हो जाने के बाद अब पुलिस के सामने एक और चुनौती आती है। वो चुनौती रहती है कातिल को पकड़ने के लिए। इसके लिए पुलिस जयराज के चचेरे भाई मानवेंद्र को तुरंत हिरासत में ले लेती है। दरअसल मानवेंद्र को हिरासत में लेने के पीछे का जो कारण था वो ये था कि लक्ष्मण ने जब रिपोर्ट लिखवाई थी तो जयराज का उसमें नाम लिया था कि जयराज के अपहरण और हत्या के लिए जो रिपोर्ट लिखवाई थी उसमें सौतेले भाई दशरथ पटेल के बेटे मानवेंद्र पर ही शक जाहिर किया था लक्ष्मण पटेल ने। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस वालों ने गांव वाले लोगों से पूछा तो गांव वालों ने भी बताया कि जयराज को आखिरी बार मानवेंद्र के साथ ही देखा गया था। पुलिस की पूछताछ में लक्ष्मण ने एक और नई बात बताई। उन्होंने बताया कि वो और दशरथ जिनका बेटा था मानवेंद्र वो एक ही माँ पार्वती की संतान हैं, लेकिन उनके पिता अलग अलग हैं। लक्ष्मण पटेल के पिता का नाम श्यामले पटेल था तो वही दशरथ पटेल के पिता का नाम धनीराम पटेल था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दशरथ और उनके बेटे मानवेंद्र की उनकी संपत्ति पर नज़र है। पुलिस ने लक्ष्मण के शक के आधार पर ही मानवेंद्र को हिरासत में लिया था। उसने प्रारंभिक जांच में कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने जयराज की हत्या का कबूलनामा किया। जब उससे हत्या करने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि उसकी नज़र लक्ष्मण की संपत्ति पर थी। जब लक्ष्मण पटेल को कोई संतान नहीं हुई थी तो उसे पूरी उम्मीद थी कि लक्ष्मण पटेल की संपत्ति का वो अकेला वारिस होगा, मगर जब IVF तकनीकी के जरिए जयराज का जन्म हुआ तो उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। दरअसल लक्ष्मण पटेल की 100 एकड़ की खेती है। इसके साथ ही दामोह में एक प्लॉट और मकान भी है जिसकी कीमत कहते हैं कि करोड़ों रुपए में है। मानवेंद्र जैसे ही बड़ा हुआ वो जयराज को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार करने लगा। उसने बताया कि ये मौका उसे 28 मार्च को मिला। वो मोटरसाइकिल सिखाने के बहाने जयराज को दोपहर के 12 बजे अपने साथ ले गया और खेत में पहुंचकर उसने जयराज की गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को खेत में ही दबा दिया। लेकिन 1.5 महीने बाद अचानक वो कंकाल बाहर आ जाता है और इस तरीके से पूरा मामला खुल जाता है। पुलिस इस आरोपी मानवेंद्र के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करके उसे न्यायालय में पेश करती है, जहां से उसे 25 अगस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है।
तो इस तरीके से दोस्तों आपने इस कहानी में देखा कि एक नई टेक्निक जो कि डीएनए मैच ना होने पर उस मृतक के यूज की गई वस्तुओं यानी कि लार और पसीने के सैंपल को लेकर डीएनए मैच करवाया गया, जो कि शायद इस देश में ये पहला मामला है। आईवीएफ तकनीकी से पैदा हुए बच्चों का जो डीएनए टेस्ट होता है वो उनके माता पिता से मैच नहीं करता, और ये शायद आपको पता लगा कि उनका जो आईवीएफ टेक्निक से पैदा हुए बच्चों का जो डीएनए टेस्ट है वो उनके लार वगैरह से मैच कर जाता है। तो इस तरीके से इस कहानी का खुलासा होता है एक जहीन दिमाग पुलिस ऑफिसर के बदौलत। दोस्तों फ़िलहाल तो आज की कहानी में इतना ही, और साथ ही मैं आपको बार बार यही बताता हूँ कि इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी को आहत पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज को, लोगों को जागरूक करना है कि वो इससे कुछ सीख सकें और आने वाली चुनौतियों और विपत्तियों का सामना कर सकें। फ़िलहाल आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।